कुछ इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड्स को हम स्टार्ट करने वाले हैं 4.4। उससे पहले पिछले वीडियोस के कुछ क्वेश्चन है उन्हें कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड में जब हम कन्वर्जन करते हैं तो उसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम किसी भी रिएक्शन को तब कहते हैं जब वहाँ ऑक्सीजन ऐड हो। आप यहाँ देख सकते हो कि जब हम इसे एसिड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इसी की वजह से हम इसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दैट सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि ऑक्सीजन और इथाइन का मिक्सचर को हम वेल्डिंग के लिए यूज करते हैं। पूछता है कि इथाइन और एयर का मिक्सचर को हम क्यों यूज नहीं करते हैं वेल्डिंग के लिए। तो जैसा कि हमें पता है कि इथाइन और एयर का जो मिक्सचर होता है, अगर उसे हम बर्न करते हैं तो बर्न करने पर वो कम्प्लीटली बर्न नहीं होता है, वहाँ से जो है ब्लैक स्मोक निकलते हैं। तो ब्लैक स्मोक निकलना यानी कि रिएक्शन आधा अधूरा रह जाना, वहाँ पर वो जो हम यहाँ पर फ्यूल को जलाने का कोशिश कर रहे हैं वो कम्प्लीटली जल नहीं रहा है। तो जितना डिज़ायर्ड टेम्परेचर हमें चाहिए एक वेल्डिंग को करने के लिए उतना टेम्परेचर हमें नहीं मिलता है। लेकिन अगर हम उसे इथाइन को ऑक्सीजन के मिक्सचर के साथ में अगर बर्न करें तो वहाँ पर हमें डिज़ायर्ड टेम्परेचर मिल जाता है। इसी की वजह से हम यहाँ पर इथाइन और एयर का मिक्सचर को यूज नहीं करते हैं। कुछ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स हैं इथेनॉल और इथेनोइक एसिड, इसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। वैसे तो कहता है कि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो इनवैल्यूएबल होते हैं हमारे लिए, लेकिन इथेनॉल और इथेनोइक एसिड काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। 4.4.1 प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनॉल आते हैं। कहता है कि इथेनॉल लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। इसे कॉमनली एल्कोहल कहा जाता है और जितने भी एल्कोहलिक ड्रिंक्स होते हैं उन पर इसका यूज किया जाता है, यानी कि जितने भी एल्कोहलिक ड्रिंक होते हैं उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट ये इथेनॉल ही होता है। और क्योंकि इथेनॉल एक गुड सॉल्वेंट है, इसका यूज हम मेडिसिन जैसे कि टिंचर आयोडीन, कफ सिरप और बहुत सारे टॉनिक्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। इथेनॉल सोल्यूबल होता है वाटर के लिए, कोई भी प्रपोर्शन में अगर उसे आप ऐड करो तो भी। कहता है कि अगर हम डाइल्यूट इथेनॉल यानी कि इथेनॉल का सॉल्यूशन वाटर पर अगर हम इसे कंजप्शन करें यानी हम उसे ड्रिंक करें तो ये हमें नशे पर ला सकता है। कह रहा है कि डाइल्यूट इथेनॉल यानी कि कंप्लीट प्योर इथेनॉल नहीं है, उसे भी अगर हम ड्रिंक करें तो हमें नशे पर ला सकता है। और अगर प्योर इथेनॉल को अगर आप यहाँ पर ड्रिंक करोगे तो आप तो फिर गए, क्योंकि प्योर इथेनॉल जो है लीथल होता है, वो जानलेवा होता है। और वैसे भी अगर हम ज़्यादा दिन तक कंजप्शन अल्कोहल का करें तो वो भी तो बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट करता ही है, जान भी ले सकता है। चलिए देखते हैं कि इथेनॉल के साथ में रिएक्शन क्या क्या होते हैं। रिएक्शन विथ सोडियम। इथेनॉल को अगर सोडियम के साथ में हम रिएक्ट करें तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। आप देख सकते हो यहाँ पर सोडियम इथॉक्साइड यहाँ फॉर्म किया है और हाइड्रोजन गैस H2 मॉलिक्यूल यहाँ पर फॉर्म करता है। यहाँ एक क्वेश्चन भी पूछता है कि क्या आप रिकॉल करते हैं कि कौन सा दूसरा सब्सटेंस है जो मेटल के साथ में रिएक्ट करके हाइड्रोजन का फॉर्मेशन करता है। तो अल्कोहल, जैसा कि यहाँ पर हमने देखा। साथ में अगर हम यहाँ पर एसिड्स को भी रिएक्ट कराते हैं मेटल्स के साथ में तो हमें मिलता है H2। सेकेंड यहाँ पर आता है सेकेंड पॉइंट, रिएक्शन टू गिव अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि अगर हम सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को रिएक्ट कराएं 443 केल्विन पर विथ एक्सेस कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड तो वो अनसेचुरेटेड हो जाता है। सेचुरेटेड कहने का मतलब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होंगे इथेनॉल वाले में, और उसे हम रिएक्ट कराएंगे तो आप देख सकते हो कि डबल बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म किया हुआ है, मतलब एक सिंगल डबल बॉन्ड है CH2 के बीच में, और ये वाटर यहाँ पर अलग हो गया। तो इसे हम डिहाइड्रेशन भी कहते हैं क्योंकि वाटर यहाँ पर अलग हो जा रहा है, और इसे डिहाइड्रेट करने के लिए यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड का हमने यूज किया हुआ है, तो इसे हम कह सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ऑलराइट, जो काम करता है उसका वही नाम पड़ जाता है ना। ऑलराइट,
आगे बढ़ते हैं इथेनोइक एसिड पर। इथेनोइक एसिड के बारे में मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया हुआ है। इथेनोइक एसिड जो है इसे एसिटिक एसिड भी कहा जाता है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप से बिलोंग करता है। कार्बोक्सिलिक एसिड जहाँ भी ऐड हो जाता है वहाँ हम ओइक एसिड लगा देते हैं। कार्बन कंपाउंड्स में अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को ऐड कर दें हाइड्रोजन कार्बन में, हाइड्रोकार्बन्स में, तो वहाँ पर ओइक एसिड लगा देते हैं, जैसे कि हमने नेमिंग देखा हुआ था। तो वही इधर भी यूज हो रहा है, इसीलिए मैंने पहले नेमिंग बताया, उसके बाद में इथेनोइक एसिड बताया। मैंने कहा यहाँ एनसीईआरटी ने ही ये कहा है कि आप पहले नेमिंग बताओ, उसके बाद में इधर रिएक्शन बताओ। कहता है कि 5 to 8% सोल्यूशन अगर हम एसिटिक एसिड का वाटर में कर दें, मतलब एसिटिक एसिड 5 to 8% ले लें वाटर पर, तो उसे हम विनेगर कहते हैं। विनेगर आपने सुना होगा, ये यहाँ पर वाइडली यूज किया जाता है अचार वगैरह को जो है यहाँ पर प्रिजर्वेटिव एजेंट के रूप में यहाँ यूज करने के लिए। ऑलराइट, कहता है कि प्योर एथेनोइक एसिड यानी कि जहाँ इथेनोइक एसिड ही हो, बाकी कोई सॉल्यूशन ना हो, तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 290 केल्विन है और इसीलिए ये विंटर या फिर कोल्ड क्लाइमेट में फ्रीज हो जाता है, यानी कि वो जम जाता है। और इसके इसी प्रॉपर्टी की वजह से इसका नाम ग्लेशियल एसिटिक एसिड रखा गया है। अच्छा, यहाँ एक्टिविटीज़ शायद मैंने पहले भी कोई छोड़ा हुआ है, यहाँ पर 4.6 हमने यहाँ पर छोड़ा हुआ है। चलिए इसे देख लेते हैं, क्योंकि एक्टिविटी करना इम्पॉर्टेंट है, इससे हमें इंफॉर्मेशंस मिलती हैं। एक्टिविटी 4.6 में कहता है कि स्मॉल पीस ऑफ सोडियम को जो है एक ग्रेन ऑफ राइस के फॉर्म में, मतलब ग्रेन ऑफ राइस के साइज़ का हो, उसे हम एब्सोल्यूट एल्कोहल जो कि इथेनॉल है उस पर हमें ऐड करना है। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, ये जो है एक्टिविटी टीचर के द्वारा ही किया जाता है। सोडियम के साथ हम यहाँ पर देख रहे हैं इसी की वजह से, और एसिड भी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, कुछ गैस वहाँ पर इवॉल्व होगा। हम उसे कैसे टेस्ट करेंगे, उसे हम फ्लेम के टेस्ट से, यानी कि अगर हम कैंडल्स, बर्निंग कैंडल्स को लाते हैं तो वहाँ पर वो एक आवाज़ के साथ में बर्न करता है, इसका मतलब कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पर जो रिएक्शंस थे उनमें आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन गैस, सोडियम इथॉक्साइड यहाँ पर आप देख सकते हो, इसी की वजह से सोडियम इथॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन यहाँ रिलीज हुआ है। एक्टिविटी 4.7 को भी यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। कहता है कि पीएच जो है एसिटिक एसिड का और हाइड्रोक्लोरिक HCl का हमें यहाँ पर लिटमस पेपर और यूनिवर्सल इंडिकेटर में देखना है, और ये देखना है कि दोनों जो है लिटमस टेस्ट में सेम इंडिकेशन देते हैं या यूनिवर्सल इंडिकेटर में इक्वल या फिर स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड के रूप में सामने आते हैं। तो आप जब इसे करोगे तो आप देखोगे कि दोनों एसिडिक कैरेक्टर का ही है, तो लिटमस में तो सेम देंगे। बट जो हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर है, अगर हम पीएच पर उसे रीडिंग को देखें तो एसिटिक एसिड एक वीक एसिड के रूप में सामने आएगा। आप देखोगे उसका जो एसिडिक जो पीएच वैल्यू होगा वो 2 से 4 के बीच में होगा, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है अगर हम यहाँ पर लेते हैं तो वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है एसिटिक एसिड से, 0 to 1 उसका जो है रहता है पीएच रीडिंग। तो उसी के बारे में यहाँ बताया हुआ है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप है वो कुछ स्पेशल एसिडिटी दिखाता है। HCl और कार्बोक्सिलिक एसिड में देखें तो कार्बोक्सिलिक एसिड एक वीक एसिड होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे देखते हैं, एक्टिविटी 4.8 भी है यहाँ पर, उसे भी एक बार करके देखते हैं। कहता है कि 1 ml इथेनॉल यानी कि एब्सोल्यूट एल्कोहल हमें लेना है, और 1 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड हमें लेने हैं, और कुछ ड्रॉप ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जो कंसनट्रेटेड हो उसे हमें टेस्ट ट्यूब पर लेना है। उसे हम वार्म करेंगे वाटर पर, यानी कि वाटर बाथ हमें देना है कम से कम 5 मिनट तक। उसके बाद उसे एक ऐसे बीकर पर हमें डालना है जहाँ 20 to 50 ml ऑफ वाटर रहे, फिर हमें स्मेल करना है जो मिक्सचर हमें मिलेगा उसे। सो
ऐसा करने पर क्या होगा उसके बारे में मैं आपको अभी नहीं बताता हूँ। यहाँ पर जो रिएक्शन है उस रिएक्शन को देख करके मैं बताऊँगा कि उसका स्मेल कैसा होगा। रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड, यहाँ पर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन सबसे पहला आपको दिख रहा होगा। यहाँ कहता है कि ईस्टर जो है वो कॉमनली फॉर्म किया जाता है एसिड और एल्कोहल के रिएक्शन से। तो यहाँ पर हमारे पास में एसिड कौन सा है, इथेनोइक एसिड, और एल्कोहल हम क्या यूज करेंगे, इथेनॉल। यहाँ एक हम कैटलिस्ट का यूज करेंगे, एसिड कैटलिस्ट रहेगा, और ये ईस्टर फॉर्म करता है। आप देख सकते हो ईस्टर का यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो आपको दिख रहा होगा, जो फॉर्मूला है वो भी आप देख सकते हो, ये फॉर्म करता है। तो ये ईस्टर जो है ना, ये बहुत ही अच्छा स्मेल करता है, यानी कि इसका स्मेल स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस है। ईस्टर जो है स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस है। स्वीट यानी कि मीठा नहीं, स्वीट यानी कि प्लीजेंट स्मेल, अच्छा स्मेल। तो जो ऊपर वाला एक्टिविटी है, यहाँ पर भी जो हमें स्मेल करना है वो स्मेल आपको बहुत ही स्वीट यानी कि बहुत ही प्लीजेंट स्मेल आपको मिलेगा। इसीलिए यहाँ कहता है कि दीज आर यूज टू मेक परफ्यूम्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स। ऑलराइट, अब अगर हम एक एल्कलाई जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसके साथ में इसी ईस्टर को फिर से रिएक्ट करें तो ये एल्कोहल में फिर से कन्वर्ट हो जाता है और सोडियम सॉल्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। इस रिएक्शन को सेपोनिफिकेशन रिएक्शन कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सोप का प्रिपरेशन हो रहा है। आप देखो ये रिएक्शन। सेकंड में आते हैं रिएक्शन विथ बेस। अब यहाँ पर जो रिएक्शन हमने किया वो रिएक्शन था एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। अब इथेनोइक एसिड का एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हमने यहाँ पर देखा। उसके बाद में अब देखेंगे रिएक्शन बेस के साथ में। तो पहले भी हमने देखा हुआ है कि जैसे एसिड रिएक्ट करते हैं बेस के साथ में सॉल्ट देने के लिए, उसी तरीके से इथेनोइक एसिड भी यहाँ पर बेस के साथ में रिएक्ट करेगा और सॉल्ट देगा। यहाँ पर बेस के रूप में हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर लेते हैं और उसे हम यहाँ इथेनोइक एसिड के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर सोडियम एसीटेट और वाटर फॉर्म करता है। सॉल्ट प्लस वाटर हमेशा ही फॉर्म करता है ना, तो यहाँ पर आप देखो कि ये सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट कहता है कि हाउ डज इथेनोइक एसिड रिएक्ट विथ कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। उसके लिए कुछ एक्टिविटी करना है। एक्टिविटी 4.9 करके देखते हैं। वो एक्टिविटी कहता है कि इस एक्टिविटी 2.5 की जैसे यहाँ पर हमें अरेंजमेंट्स करने हैं। यहाँ आप देखो अरेंजमेंट क्या किया हुआ था हमने। एक्टिविटी 2.5 पर हमने यहाँ पर एक स्टैंड पर टेस्ट ट्यूब को स्टैंड किया हुआ था। उस टेस्ट ट्यूब को हमने ऊपर से बंद किया हुआ था और एक पाइप वहाँ से निकाल करके हम दूसरे बीकर पर वहाँ से जो गैस इवॉल्व होंगे उसे उस बीकर पर लेने का कोशिश कर रहे थे। ऑलराइट, चलिए फिर से पहुँचते हैं उसी एक्टिविटी पर। यहाँ कहता है कि हमें एक स्पैचुला सोडियम कार्बोनेट लेने हैं, यानी कि एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट लेना है एक टेस्ट ट्यूब पर और उसमें 2 ml डाइल्यूट इथेनोइक एसिड हमें ऐड करना है। आप क्या ऑब्जर्व करोगे? आप जो भी ऑब्जर्व करोगे उस गैस को, वहाँ से जो भी गैस इवॉल्व होगा उसे आपको फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर, जो कि जैसा एपरेटस हमने सेट किया हुआ था, हमें वहाँ से पास कराना है। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे? तो ऐसा करने पर हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो लाइम वाटर है वो मिल्की हो जाता है। ऑलराइट, अब कहता है कि इसी एक्टिविटी को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में करना है, जो कि हम सोडियम कार्बोनेट के साथ में अभी कर रहे थे। अब इसी को अगर हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में करेंगे तो भी यहाँ पर ये लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर देगा। साथ में यहाँ ये भी कहता है कि हमें इस गैस को यहाँ पर पहचानना है कि कौन सा गैस इवॉल्व हो रहा है। तो जो लाइम वाटर है उसे मिल्की करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही होना चाहिए, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर इवॉल्व हो रहा है, हम यहाँ पर इजीली बता सकते हैं। साथ में एक और ऑब्जर्वेशन अगर मैं बताऊं तो इथेनोइक एसिड को अगर सोडियम कार्बोनेट से हम रिएक्ट करेंगे तो ये फास्ट रिएक्शन होता है। ऑलराइट,
चलते हैं, यहाँ पर थर्ड पॉइंट है रिएक्शन विथ कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। तो अभी जो हमने डिस्कस करा यहाँ पर इस इक्वेशन को आप देखो, थोड़ा सा मैं वाइडर पिक्चर पर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ एसिटिक एसिड को सोडियम कार्बोनेट से यहाँ रिएक्ट कराने पर एसिटिक एसिड का सोडियम साल्ट यहाँ पर फॉर्म करता है, वाटर फॉर्म करता है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है। उसी तरीके से एसिटिक एसिड को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट कराने पर उसी चीज़ को यहाँ पर फिर से फॉर्म कर सकते हैं हम। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चन को हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, और यहाँ पर एक सुंदर सा पिक्चर भी आपको दिख रहा होगा, मिसेल्स का फॉर्मेशन, इसके बारे में अभी आपको डिस्कस करूँगा, थोड़ा सा बताऊँगा। पहले ये एक्टिविटी कर लेते हैं। एक्टिविटी 4.10 कहता है कि 10 ml के आसपास हमें 2 टेस्ट ट्यूब्स में वाटर लेने हैं और कुछ ड्रॉप ऑयल एक टेस्ट ट्यूब पर और दूसरे टेस्ट ट्यूब पर हमें कुछ ड्रॉप ऑयल के और सोप सॉल्यूशन के मिलाने हैं। अब दोनों को हमें सेम पीरियड ऑफ टाइम के लिए सेक करना है, जितना हम उसे सेक कर पाएँ उतने। अब हमें यहाँ पर देखना है कि कौन से वाले टेस्ट ट्यूब पर हम देख सकते हैं कि ऑयल और वाटर का लेयर अलग अलग है, जैसे ही इमीडिएटली हम सेकिंग करना स्टॉप करते हैं। अब उसके बाद में हमें नोट करना है कि कुछ देर के बाद में जो ऑब्जर्वेशन हमें मिलते हैं कि क्या दोनों में ही ऑयल और वाटर सेपरेट हो चुके हैं या फिर नहीं हुए हैं अभी भी। तो जाइए आप अपना एक एक्टिविटी कर लीजिए, उसके बाद में ये वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। सोप, ऑयल, वाटर सभी तो आपके पास में अभी अवेलेबल होगा ही। अच्छा, मैं ही बता देता हूँ। अगर आप ऑयल, वाटर और सोप को ऐसे आप मिक्स करोगे तो ये एक सॉल्यूशन बनाएगा जो कि थोड़ा सा आपको मिल्की टाइप का लगेगा, थोड़ा सा आपको लगेगा कि धुंधला धुंधला टाइप का दिख रहा है ना। और अगर आप ऑयल और वाटर को इस तरीके से सेक करोगे तो ऑयल और वाटर आपस में कभी ऐसे सॉल्यूबल हैं ही नहीं, वो आपस में घुलेंगे ही नहीं। ऑलराइट, तो आपको अभी अभी कुछ कुछ नॉलेज मिल रहा होगा कि सोप के प्रेजेंस पर वाटर जो है यहाँ पर ऑयल को कुछ देर के लिए अपने अंदर सोल्यूबल कर लेता है, अंदर मतलब वो उसे घोल लेता है अपने अंदर। देखते हैं इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशंस आगे दिए हुए हैं। कहता है कि ये डिमॉन्स्ट्रेशन जो है अफेक्ट करता है, मेरा मतलब है कि ये कहता है कि सोप जो है अफेक्ट करता है क्लीनिंग को। जितने भी सोप का हम कहाँ यूज करते हैं क्लीनिंग करने के लिए, तो क्लीन हम किस चीज़ को करते हैं, डर्ट को क्लीन करते हैं। तो डर्ट जो होता है वो ऑयली नेचर का होता है, और ऑयल को सीधे अगर हम पानी में डिज़ोल्व करें तो वो डिज़ोल्व होगा नहीं। इसीलिए अगर हम नॉर्मल वाटर पर अगर कपड़े को धोएं तो वहाँ पर जो है मोस्ट डर्ट वहाँ से निकलेंगे ही नहीं। कुछ ऊपर ऊपर निकल जाएंगे बट मोस्ट डर्ट वहाँ पर रह जाएंगे। तो उसे सोल्यूबल करने के लिए, उस डर्ट को वहाँ से निकालने के लिए हम सोप का यूज करते हैं। सोप का जो मॉलिक्यूल है वो सोडियम या पोटेशियम का सॉल्ट है, जो कि लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में एडेड है। यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड का लॉन्ग चेन जो कि सोडियम और पोटेशियम को अपने अंदर में ऐड किया हुआ हो, वो सोप होता है। इसका इसी प्रॉपर्टी के वजह से जो आयोनिक एंड है यानी कि सोडियम या फिर पोटेशियम वाला एंड, वो वाटर पर डिज़ोल्व हो जाता है, और जबकि कार्बोक्सिलिक जो एसिड वाला एंड है यानी कि जो यहाँ पर कार्बन चेन है वो ऑयल पर डिज़ोल्व हो जाता है। और उसके बाद में जब हम इसे डर्ट के सामने लाते हैं तो ये सोप मॉलिक्यूल जो है एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसे हम मिसेल्स कहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो फिगर है ये मिसेल्स का फिगर है। यहाँ पर आप देख सकते हो एंड जो है वो सोडियम का है और बाकी जो आपको जिगजैग दिख रहे हैं वो हाइड्रोजन चैन है। इसका एक एंड आप देख सकते हो हाइड्रोफिलिक एंड है
और दूसरा हाइड्रोफोबिक एंड। हाइड्रोफोबिक एंड जो है वो वाटर से डिज़ोल्व नहीं होता है, उसे वाटर से फोबिया है, आप इस तरीके से समझो। हाइड्रो यानी कि वाटर, उससे फोबिया है, इसीलिए उसे हाइड्रोफोबिक एंड कहा जाता है। वो वाटर से ना रिएक्ट करके वो सीधे वो सीधे आपका जो ऑयल है उस ऑयल में या फिर उस डर्ट पर जाकर के चिपक जाता है, और जो हाइड्रोफिलिक एंड है वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है। और ऐसा करने के बाद में अब देखो, जैसे कि यहाँ एक डर्ट दिया हुआ है, उस डर्ट पर ये हाइड्रोफिलिक एंड तो वाटर से डिज़ोल्व हो रहे हैं, हाइड्रोफोबिक एंड उस पर जाकर डिज़ोल्व हो जा रहे हैं, और डिज़ोल्व होने के बाद में वो डर्ट को कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो वहाँ से क्लीन कर लेते हैं, वाटर मॉलिक्यूल से बाहर निकाल लेते हैं। आगे देखते हैं पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है। कहता है कि वही चीज़ कहता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो एंड है वो ऑयल ड्रॉपलेट की ओर में होता है, और जो आयनिक एंड है वो आउटसाइड की ओर में फेस करते हैं। यहाँ पर जो फिगर है, इस फिगर के बारे में बात किया जा रहा है। बीच में ऑयल ड्रॉपलेट्स है और बाहर में जो है आयनिक पार्ट है। तो इसी मिसेल्स की वजह से ऐसे जो स्ट्रक्चर फॉर्म किए हुए हैं उसी की वजह से ये हेल्प करता है, वो जो डर्ट है जो वाटर में घोलना हमें है, जो ऑयल मॉलिक्यूल है उसे यहाँ पर वाटर में घोलने के लिए। ऑलराइट, यहाँ पर ये मिसेल्स वाला पार्ट है, इसे आप खुद से देख लेना एक बार। जो सेम चीज़ जो मैंने आपको कहा उसी के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन होगा। आगे आते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं। एक्टिविटी 4.11 कहता है कि अबाउट 10 ml हमें डिस्टिल वाटर लेना है, या फिर हम रेन वाटर भी ले सकते हैं, क्योंकि रेन वाटर में कोई भी जो है इम्प्योरिटीज़ एडेड नहीं होते हैं, कोई भी सॉल्ट वहाँ पर नहीं होते हैं। और 10 ml हार्ड वाटर लेना है, यानी कि जो कि जिसमें सॉल्ट हों, यानी कि हार्ड पंप, हैंड पंप से, आई मीन ट्यूबवेल से सब निकाला हुआ जो वाटर होता है। अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स में हम लेने हैं, और दोनों में हमें सोप को कुछ ड्रॉप हमें उसमें डालने हैं। अगर हार्ड वाटर नहीं है तो हम प्रिपेयर भी कर सकते हैं बाय डिजोल्विंग हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, जैसे सल्फाइड, क्लोराइड, ये सब भी, या फिर कैल्शियम या मैग्नीशियम को पानी में। सोप को वहाँ पर डालने के बाद में हमें उसे सेक करना है और देखना है कि फॉर्म किस में ज़्यादा हमें मिलते हैं। अब अगर हम ऐसा करें तो ज़्यादा फॉर्म तो ऑब्वियस सी बात है कि डिस्टिल्ड वाटर के साथ में मिलेगा, क्योंकि इम्प्योरिटीज़ जो हैं उसमें नहीं है बिल्कुल भी, और सीधे हम वहाँ पर रिएक्शन करा रहे हैं सोप का। एक्टिविटी 4.12 एक बार करके देखते हैं, उसके बाद में सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। कहता है कि 2 टेस्ट ट्यूब्स लेने हैं और दोनों में हमें हार्ड वाटर लेने हैं 10 ml। हमें 5 ड्रॉप सोप सॉल्यूशन एक में और 5 ड्रॉप डिटर्जेंट का सॉल्यूशन दूसरे में हमें डालना है, और उसी तरीके से हमें सेक करना है और देखना है कि फॉर्म किस में ज़्यादा हो रहे हैं, या फिर सेम अमाउंट में हो रहे हैं, या फिर कैसे हो रहे हैं। तो यहाँ सेक करने पर आपको मिलेगा कि डिटर्जेंट के साथ में जो फॉर्म यहाँ फॉर्म कर रहे हैं वो ज़्यादा हैं। चलिए इन सभी के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं एक्सप्लेनेशन। कहता है कि कभी कभी हमें लार्जर अमाउंट ऑफ सोप जो है लगाना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी हमारे क्लीनिंग करने के लिए जो वाटर हम यूज करेंगे या फिर यूज करते हैं वो हार्ड होता है, यानी कि उसमें कैल्शियम या मैग्नीशियम का सॉल्ट होता है। तो जैसा कि ऊपर के एक्टिविटीज़ में हमने देखा कि हमें वहाँ पर कम फॉर्म देखने को मिलता है जो हार्ड वाटर होते हैं उसके साथ में। तो हम यहाँ पर फॉर्म लाने के लिए थोड़ा ज़्यादा सोप यूज करते हैं। आई थिंक आप सबों ने ये ऑब्जर्व किया ही होगा। ऑलराइट, उतना उसके डिटेल में नहीं जाते हैं। चलिए ये देखते हैं कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे होता है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम एक दूसरे क्लास ऑफ कंपाउंड जो कि डिटर्जेंट है, जिसके बारे में अभी हमने यहाँ पर एक्टिविटी में देखा है, उसका यूज करके हम करते हैं। तो जिस तरीके से वहाँ पर हमने यूज किया हुआ था सोडियम को जो है लॉन्ग चेन के साथ में, हाइड्रोकार्बन का लॉन्ग चेन के साथ में सोडियम था, उसी तरीके से यहाँ पर
अमोनियम या फिर सल्फोनेट सॉल्ट होते हैं लॉन्ग चेन के साथ में। सो यहाँ पर जो चार्ज्ड इन रहेंगे यानी कि अमोनियम या फिर सल्फोनेट, तो ये सभी जो हैं यहाँ ये फॉर्म नहीं करते हैं जो इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर सोप के साथ में देख रहे थे, उस तरीके से यहाँ पर ये फॉर्म नहीं करते हैं। ये हार्ड वाटर पर भी इफ़ेक्टिव होते हैं, यानी कि डिटर्जेंट को फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो हार्ड वाटर है या फिर सॉफ्ट वाटर है, वो हार्ड वाटर पर भी और सॉफ्ट वाटर पर भी दोनों पर इक्वल यहाँ पर काम करता है और दोनों को जो है यहाँ पर डर्ट फ्री करता है। इसलिए डिटर्जेंट्स को यूजुअली यूज किया जाता है शैम्पूज़ वगैरह या फिर जो क्लोथ्स क्लीन करने वाले होते हैं उन सभी प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। यहाँ एक और चीज़ मैंने सोचा हुआ था आपको बताने के लिए, जो एल्कोहल हम यहाँ पर देख रहे थे इथेनॉल, तो अभी जैसे कोरोना का पेंडेमिक चल रहा है तो आप सबों ने यहाँ पर अपने घरों में हैंड सैनिटाइजर तो देखा ही होगा। उसे अगर आप जा कर के वहाँ पर देखोगे तो वहाँ आपको लिखा हुआ मिलेगा इथाइल एल्कोहल। वो इथाइल एल्कोहल एक्चुअली में इथेनॉल ही है। इथेनॉल को ही हम इथाइल एल्कोहल कहते हैं और इसीलिए हम इसे एल्कोहल कहते हैं, एल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर। ऑलराइट, आप अगर उसमें जा कर के देखोगे तो उसमें 60% या फिर 70% या फिर 80% आपको वहाँ पर जो है इथाइल एल्कोहल आपको मिलेगा।